दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपसे कोर लॉसेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने दो लॉसेस को बहुत अच्छे से समझा था। एक तो था हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा था एडी करंट लॉस। तो आज अपना डिस्कशन हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं और बाकी के लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मर के अंदर और कौन कौन से लॉसेस आते हैं। तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो लॉस होगा हमारा दूसरा, वो होगा कॉपर लॉस। मैंने बताया था कॉपर लॉस क्या होता है। ये कंडक्टर के अंदर होने वाला लॉस है जो I²R से लिखा जाता है, और ये कहां होता है? ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में। वाइंडिंग बनी होती है कॉपर से, इसीलिए इस लॉस को कह देते हैं कॉपर लॉस। तो ये वाला पॉइंट लिखना, इट इज द ओमिक लॉस, इट इज द ओमिक लॉस that occurs, ohmic loss that occurs in the winding of the transformer, ohmic loss that occurs in the winding of the transformer, and since the winding is made of copper, since the winding is made of copper, it is also called as copper loss. It is also called as copper loss. ठीक है। इसीलिए देखो क्या होता है ना, जब हम लोग पावर सिस्टम में जाते हैं तो वहां ट्रांसमिशन लाइन एल्यूमिनियम से बनती है, तो वहां I²R वाले लॉस को कॉपर लॉस ना कह के सिर्फ ओमिक लॉस कहा जाता है। तो कॉपर लॉस टर्म सिर्फ तब तक चलेगा जब तक वायर कॉपर से बनी हो। अब देखो कॉपर लॉस कैसे लिख सकते हो। हमारे पास दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी उसका करंट है I1 और एक सेकेंडरी जिसका करंट है I2। और ये चीज जब मैंने वाइंडिंग रेजिस्टेंस समझाया था तो ये भी बोला था, इसको लिखने के लिए या तो पूरा रेजिस्टेंस प्राइमरी रेफर कर लो या पूरा रेजिस्टेंस सेकेंडरी रेफर कर लो, कहीं भी कर सकते हो। ये R01 क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी अपनी? R1 प्लस फिर R2 को हमने रेफर कर लिया था प्राइमरी साइड, N1/N2 का स्क्वायर। R02 क्या था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी, जिसमें R2 तो पहले से सेकेंडरी पे था, हम R1 को भी सेकेंडरी पे ले गए थे। ठीक है, तो ये हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थे। तो कॉपर लॉस चाहो तो इंडिविजुअल साइड निकाल के ऐड कर सकते हो, या एक ही साइड निकाल के या एक ही साइड रेफर करके निकाला जा सकता है। अब देखो क्या होता है कि इन पर यूनिट अगर हम आ जाएं, कॉपर लॉस वैसे तो सिंपल ही है, पर यूनिट अगर आ जाए तो करंट जो होगा, ये मान लो X इंटू I1 फुल लोड है। ये ध्यान रखो कि फुल लोड का मतलब मशीन के अंदर क्या होता है? रेटेड वैल्यू, और एक्चुअल में बेस वैल्यू जो लेते हैं वो भी क्या होती है? रेटेड वैल्यू ही होती है। ये तो मैंने बताया था ना, पर यूनिट सिस्टम में जो बेस लिया जाता है वो एक्चुअल में रेटेड वैल्यू ली जाती है। तो अब इस हिसाब से सोचो, अगर I1 X टाइम्स I1 FL है तो करंट अपॉन रेटेड करंट या करंट अपॉन बेस करंट क्या देगा? पर यूनिट करंट देगा। तो इट इज X। पर यूनिट में दोनों तरफ क्वांटिटी सेम होती हैं, इसीलिए I2 पर यूनिट भी होगा X। मेरी बात क्लियर हुई? तो पहले X का मतलब लिखो। इतना लिखने के बाद X represents the winding current, X represent the winding current as a fraction of the winding current as a fraction of full load current, as a fraction of full load current or rated current,
एज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड करंट और रेटेड करंट, और इट कैन ऑल्सो बी considered as per unit current. It can also be considered as per unit current. तो इसका मतलब देखो क्या होगा, कॉपर लॉस को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर R01 PU अगर पर यूनिट में लिखना है, और R01 PU तो R02 PU के ही बराबर होता है। मैंने बोला था पर यूनिट में दोनों तरफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सेम होते हैं, चाहे प्राइमरी पे रेफर कर लो और चाहे तो सेकेंडरी पे। तो कॉपर लॉस इन पर यूनिट इज एक्स स्क्वायर R01 इन PU या एक्स स्क्वायर R02 इन PU, बात तो एक ही है, ठीक है। अब फॉर फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस के लिए जो करंट है, करंट फुल लोड होना चाहिए या करंट रेटेड होना चाहिए। अगर करंट रेटेड होना चाहिए तो कितना फ्रैक्शन हुआ रेटेड करंट का, 1। एक चीज सोचो ना, फुल लोड अगर करंट के बराबर रख रहे हो तो x क्या होगा, 1, यानी PCUFL फुल लोड कॉपर लॉस इन PU, अगर x को 1 रख दो तो R01 PU या R02 PU, अगर x को 1 रख दे। ये मेरी बात समझ आई? तो यहां तक नोट करके ये पॉइंट लिखो, द पर यूनिट वैल्यू of equivalent resistance, the per unit value of equivalent resistance is always equal to per unit value of full load copper loss is always equal to per unit value of full load copper loss। इस लॉजिक से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉपर लॉस जो भी होगा किसी भी करंट पे, वो होगा एक्स स्क्वायर PCUFL। कैसे भाई? क्योंकि कॉपर लॉस में एक्स स्क्वायर आ रहा है और इधर एक्स की वैल्यू 1 है, तो कॉपर लॉस भले ही PU में लो। देखो अगर चलो ये लग रहा है कि ये PU में है रिलेशन, पावर से एक्चुअल वैल्यू में कैसे आते हैं, एस बेस से मल्टीप्लाई करके, दोनों साइड एस बेस से मल्टीप्लाई कर दो। पावर के लिए तो एपरेंट पावर का ही बेस होता है ना, पहले भी बता चुका हूं देखो कि रियल और रिएक्टिव पावर का बेस अलग नहीं होता, दोनों का बेस कौन होता है, एस। तो ये क्या हो गया, अगर एक्चुअल वैल्यू में लिख दें तो भी ये रिलेशन सेम है। कॉपर लॉस किसी भी लोड पे कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉपर लॉस एट फुल लोड। मैंने अभी बताया एक्स क्या होता है, X is the fraction of rated current that is flowing in the winding। अगर रेटेड करंट 200 एम्पियर है और 100 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो कितना फ्लो कर रहा है 200 के कंपैरिजन में, हाफ, तो x की वैल्यू होगी 0.5, ठीक है। ऐसे ही 200 एम्पियर रेटेड करंट है, फ्लो 50 कर रहा है, तो कितना फ्रैक्शन बना, 50/200 1/4। अक्सर देखो रेटेड करंट से ऊपर जाते नहीं है, बट अगर जाते हो तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स x इज लेस देन इक्वल टू 1। प्रैक्टिकली रेटेड करंट से ज्यादा पे चलाना डिजायरेबल नहीं होता। मेरी ये बात क्लियर हो गई ना? ये क्लियर है ना? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। RPU की वैल्यू किसके बराबर होती है, फुल लोड कॉपर लॉस इन पर यूनिट। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा, तो इसको हाईलाइट करके लिख लेना, काफी काम आने वाला है, ठीक है। आगे चलें, अब ये कॉपर लॉस तो क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लॉस लिखना, तीसरा, स्ट्रे लोड लॉस। स्ट्रे लोड लॉस, ठीक है।
मेजर देखो अपने कोर और कॉपर लॉस ही होते हैं, बाकी के लॉसेस काफी माइनर होते हैं और अक्सर इग्नोर्ड होते हैं। तो अब मैं छोटे छोटे लॉसेस के बारे में बात करने वाला हूं। पहला है मेरा स्ट्रे लोड लॉस। अब देखो ये जो वर्ड है स्ट्रे लोड लॉस, इसमें स्ट्रे का मतलब क्या है? अक्सर देखो इंग्लिश में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आर्टिकल में देखा होगा, स्ट्रे एनिमल्स की बात होती है। स्ट्रे एनिमल्स क्या होते हैं? जो एक गलियों में घूमते फिरते हैं, कुत्ते होते हैं, गाय होती हैं, ये सब चीजें गांव में देखने मिलती है ना, गली वगैरह में घूमते रहते हैं, इनको बोला जाता है स्ट्रे एनिमल। स्ट्रे एनिमल का मतलब क्या हुआ? जिस एनिमल का कोई ठिकाना नहीं है, जो इधर उधर कहीं भी घूम रहा है। ऐसे स्ट्रे लॉस कौन से होते हैं? जिन लॉसेस की लोकेशन फिक्स्ड नहीं होती। ये मशीन के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए इसे बोला जाएगा स्ट्रे। फिर बात है कि लोड क्यों लगाया? लोड उन लॉसेस के लिए वर्ड लगाते हैं जो करंट पे डिपेंडेंट हो। अब देखो जैसे पिछले वीडियो में हमने कोर लॉस कवर किया, कोर लॉस में कहीं करंट नहीं आया, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। वहीं कॉपर लॉस में करंट का टर्म आ गया, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन लोड। तो जो भी लॉसेस लोड पे डिपेंड करेंगे उसमें लोड वर्ड लगाते हैं। तो स्ट्रे लॉसेस इफ दे डिपेंड ऑन करंट इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रे लोड लॉस। तो इसमें लिखना द लोकेशन ऑफ दीज लॉसेस, द लोकेशन ऑफ दीज लॉसेस is not fixed and they occur in different parts of the machine, and they occur in different parts of the machine, and they are dependent on the load current, they are dependent on the load current. So they are called as stray load loss, called as stray load loss. अब ये समझो इनका कॉज क्या होता है। देखो वाइंडिंग ने जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाई उसका मैक्सिमम हिस्सा कोर में रहेगा, क्योंकि कोर की परमिएबिलिटी हाई है और रिलक्टेंस लो है, तो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कोर के अंदर टिकेगा। लेकिन यह भी हम साथ साथ जानते हैं कि कुछ ना कुछ पार्ट उसका लीक हो जाता है एयर के थ्रू। अब ये एयर के थ्रू जाने वाले फ्लक्स को तुम कहते हो लीकेज फ्लक्स। ये लीकेज फ्लक्स जो है ट्रांसफॉर्मर के किसी भी पार्ट में अगर फ्लो कर गया, जैसे बाहर में ट्रांसफॉर्मर का टैंक है जो आयरन या एल्यूमिनियम से बना है, अगर ये फ्लक्स उस पार्ट तक पहुंच गया तो ये फ्लक्स टाइम का फंक्शन है, तो ये बनाएगा ईएमएफ। फैराडेज लॉ तो वहां भी लग सकता है ना। तो दोबारा समझो, जो भी फ्लक्स कोर से लीक हुआ एयर में गया, वो बाहर जाके ट्रांसफॉर्मर के टैंक या किसी आयरन के हिस्से को लिंक कर सकता है, और अगर लिंक कर दिया तो वहां वो ईएमएफ बना लेगा। ईएमएफ बन गया तो वहां भी एडी करंट लॉस आएंगे, बट उनको बोलोगे स्ट्रे लोड लॉस। यानी लॉजिक इनका भी सेम है एडी करंट वाला, बट ये ट्रांसफॉर्मर के कोर में नहीं हो रहे, कहां हो रहे हैं? बाहर के हिस्से में हो रहे हैं, जैसे कि टैंक। तो अगला पॉइंट लिखना, द फ्लक्स लीकिंग फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर कोर, द फ्लक्स लीकिंग फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर कोर links the iron parts of the transformer, links the iron part of the transformer and induces an EMF, which causes eddy currents, in the iron parts, eddy currents in the iron parts. So stray load losses are similar to eddy current loss. Stray load losses are similar to eddy current loss, but they occur in parts such as transformer tank,
अब देखो, अगर एडी करंट लॉस अगर आयरन पार्ट में आया, जैसे कि टैंक वगैरह में, तो इसको बोल देते हैं स्ट्रे आयरन लॉस। और इसीलिए मैंने बोला भी था कि आयरन की जगह बेहतर है एल्यूमिनियम यूज कर लो। एल्यूमिनियम के अंदर मैग्नेटाइजेशन वीक होती है और वहीं आयरन के अंदर मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, एल्यूमिनियम फेरोमैग्नेटिक नहीं है तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन वीक रहेगी। और अगर ऐसे ही एडी करंट कॉपर वाइंडिंग में बन गए, एडी करंट वाइंडिंग में भी तो बन सकते हैं, तो इसे बोल देते हैं स्ट्रे कॉपर लॉस। तो दो तरह के स्ट्रे लॉस होते हैं, स्ट्रे आयरन और स्ट्रे कॉपर। और ये जो स्ट्रे आयरन है ये स्ट्रे कॉपर लॉस से बड़ा होता है, क्योंकि आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। कॉपर डायामैग्नेटिक है, उसमें कम होगा। तो अगला पॉइंट लिखना, टू रिड्यूस स्ट्रे आयरन लॉस, टू रिड्यूस स्ट्रे आयरन लॉस we can make the tank of the transformer, we can make the tank of the transformer using aluminium instead of iron, using aluminium instead of iron, because aluminium is weakly magnetized, because aluminium is weakly magnetized, while iron is strongly magnetized, while iron is strongly magnetized. अगला पॉइंट, to reduce stray copper loss, to reduce stray copper loss, the conductor used in the winding, the conductor used in the winding can be stranded conductor, can be stranded conductor. स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या होता है? जहां एक वायर मल्टीपल कंडक्टर्स को जोड़ के बनाई जाए उसे कहते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। इसके बारे में ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं पावर सिस्टम के अंदर, बस अभी के लिए इसे ड्रॉ कर लेना। दिस इज योर स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ठीक है, अब देखो, स्ट्रे लॉसेस क्वेश्चन के अंदर जब तक गिवन ना हो तो इसको कैलकुलेट नहीं करना होता, इसको इग्नोर कर सकते हो। तो अगला पॉइंट लिख लेना, प्रैक्टिकली 0.5% ऑफ द रेटिंग, practically 0.5% of the rating is stray load loss. 0.5% of the rating is stray load loss, and it is usually ignored. It is usually ignored. ठीक है, तो इसको ज्यादातर इग्नोर्ड ही रखा जाता है। अब आखिरी लॉस लिखो, आखिरी डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था हिस्टेरेसिस लॉस मैग्नेटिक मटेरियल में, ऐसे ही इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक में आता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। हमने हिस्टेरेसिस लॉस में क्या बोला था कि जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन होते हैं। सेम वे में जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन होते हैं। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में लगाओगे तो सारे डाइपोल ऐसे अलाइन हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर हमारा कॉमन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट में लगाई जाए तो सारे डाइपोल राइट में अलाइन हो जाएंगे, और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में लगाओगे
तो सारे डाइपोल लेफ्ट में अलाइन हो जाएंगे। डाइपोल जो होता है ना, डाइपोल मोमेंट, वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो जब डाइपोल के अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं तो एरो ड्रॉ कर लो नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, डाइपोल की जो डायरेक्शन देखी जाएगी दैट इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि अलाइन हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। यानी अगर ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, जैसे हिस्टेरेसिस लॉस में ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, तो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर आधी साइकिल के बाद डाइपोल्स को उल्टा होना पड़ेगा, रिवर्स होना पड़ेगा, और रिवर्स होने से बाकी के डाइपोल रोकेंगे, तो जो एनर्जी लॉस्ट होगी दैट इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो मैग्नेटिक मीडियम में जब सेम एनर्जी लॉस होती है तो उसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस, और इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर में जब ऐसा होता है तो डाइलेक्ट्रिक। कंसेप्ट दोनों का सेम है, बस मैग्नेटिज्म की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाता है। तो इसमें लिखना ऑल द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन इंसुलेटिंग मटेरियल, all the electric dipoles in insulating material align in the direction of externally applied electric field, align in the direction of externally applied electric field. So if we apply alternating electric field, the dipoles reverse after every half cycle, and the energy lost in this process is called dielectric loss। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रैक्टिकली dielectric loss is 0.2% of rating, 0.2% of rating, and usually ignored। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस को भी इग्नोर करोगे। अब देखो, हमने 4 लॉस देख लिए। पहला हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कोर लॉस, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, हिस्टेरेसिस और एडी करंट। इसके फॉर्मूले ही मैंने आपको बताए थे दोनों के। अगला था कॉपर लॉस, जो हमने आज देखा है सबसे पहले। फिर स्ट्रे लोड लॉस, और लास्ट वन डाइलेक्ट्रिक लॉस। देखो, ये जो लॉसेस है ना, ये हर मशीन के अंदर आएंगे, तो अब आगे इनके कंसेप्ट पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें पता है कोर लॉस का मतलब क्या होता है। अब इसमें से देखो, जो भी लॉस करंट पे डिपेंड करे उसे बोलते हैं वेरिएबल, और जो करंट पे डिपेंड ना करे दैट इज कांस्टेंट। तो कोर लॉस को किस में ट्रीट करोगे? कांस्टेंट लॉस। ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, करंट पे नहीं। ठीक है, कॉपर लॉस आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये होगा वेरिएबल लॉस। स्ट्रे लोड लॉस करंट पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है, वेरिएबल लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस हम पावर सिस्टम में डिराइव करते हैं, तो देखोगे करंट पे डिपेंडेंट नहीं आएगा, तो इट विल बी अ कांस्टेंट लॉस। ठीक है, तो इसमें लिख भी लेना, वेरिएबल लॉसेस आर दोज that depend on current flowing in the transformer, whereas
whereas the losses independent of current, whereas the losses independent of current are called constant loss, are called constant loss. अब देखो मशीन का हमेशा एक प्रिंसिपल समझना, कभी भी लोड अगर चेंज करें, लोड माने किसी भी मशीन से चलने वाला सिस्टम, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आई ट्रांसफार्मर से आई, तो हमारे जो पंखे हैं, लाइट हैं, ये सारी चीजें, एसी है, गीजर है, ये सारी चीजें लोड में काउंट होंगी जो पावर सिस्टम से एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं। तो कभी भी लोड बदलते हो तो तुम ये कहोगे कि वोल्टेज नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या? करंट। एक्चुअल में वोल्टेज भी बदलती है बट माइनर चेंज आता है। तो जब कभी हम कहें कि लोड को हाफ कर दिया, लोड को डबल कर दिया, तो ये उसकी पावर की बात हो रही है। पावर होती है V इंटू आई। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो जितना चेंज पावर में है उतना ही चेंज किस में है? फिर करंट में। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिखो। वैरिंग द लोड, varying the load on any machine, varying the load on any machine implies changing the power consumed, implies changing the power consumed by the load, power consumed by the load, but we generally assume that voltage is constant, so when load is varied, the current in machine varies, इसीलिए मैंने बोला जो करंट पे डिपेंड करे वो है वेरिएबल और जो वोल्टेज पे डिपेंड करे वो है कांस्टेंट, क्योंकि वोल्टेज वेरी नहीं मानी जाती। यानी जब कभी लोड चेंज होगा तो वोल्टेज कांस्टेंट मानोगे और करंट वेरिएबल। ठीक है ना? आगे क्वेश्चनों में ऐसा ही आएगा, हाफ लोड, फुल लोड। तो ये जान लेना जितना लोड में चेंज है उतना ही चेंज होता है करंट में। अब देखो, जब सारे लॉसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है तो इसकी मदद से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो अगला हेडिंग डाल लेना, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। अब देखो एफिशिएंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जैसा तुम लोग जानते भी हो, कहीं भी रहते हो, देश के अंदर कहीं भी रहते हो तो पावर कट तो होता होगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जहां ना होता हो, बट पावर कट हर जगह होता है। पावर कट होने का रीजन क्या होता है कि जो हमारी पावर जनरेशन है वो डिमांड को मीट नहीं कर पाती, यानी डिमांड बहुत ज्यादा है और जनरेशन बहुत कम है। इसीलिए जनरेटेड पावर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लोड तक जाना चाहिए, पावर की वेस्टेज मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है? तो जो लॉसेस होते हैं सिस्टम में, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ पावर। अगर पावर वेस्ट हो रही है और हमें उसे बचाना है तो इसीलिए एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए या वेस्टेज मिनिमम। तो जिस मशीन की एफिशिएंसी हाई होगी वही एक बेहतर मशीन कहलाएगी। तो लिखना, एनी मशीन शुड ट्राई टू minimize the losses and maximize the efficiency, and in order to maximize efficiency, losses should be minimized. तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी एक बहुत क्रूशियल रिसोर्स है, तो उसका वेस्टेज जितना कम रहे उतना अच्छा है। और लॉसेस कम करने का मतलब एफिशिएंसी बढ़ाना। तो एफिशिएंसी अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो क्या होती है? एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, और परसेंटेज में निकालो तो इनटू 100। ठीक है?
तो हम क्या चाहते हैं, इनपुट पावर का ज्यादातर हिस्सा लोड को मिलना चाहिए, यानी पी आउट बाय पी इन शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। और ये वैल्यू हमेशा 100% से कम रहेगी, क्योंकि जो पावर जनरेट हुई है उससे ज्यादा कभी डिलीवर नहीं हो सकती। अब देखो क्या होता है, मैं ऐसा बोलता हूं, एज्यूम x फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड is connected to transformer, यानी जो भी तुमने लोड जोड़ा है वो फुल लोड के कंपैरिजन में कितना है, x, यानी लोड कितनी पावर ले रहा है, x इंटू एस रेटेड, इसको x इंटू केवीए कह देते हैं, क्योंकि एपरेंट पावर की रेटिंग यूनिट क्या होगी, केवीए। केवीए का मतलब यहां पे क्या है, ये जो मैं केवीए लिख रहा हूं इसका मतलब है केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो मैं बोल रहा हूं अगर ट्रांसफॉर्मर 100 केवीए का है तो हम 100 केवीए लोड नहीं ले रहे, सपोज 80 केवीए ले रहे हैं, तो 80 केवीए 100 का कितना फ्रैक्शन है, 0.8। तो 80 लिखने की जगह ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.8 इंटू 100। तो x क्या बताता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वैल्यू आर वी यूजिंग, दैट इज x। लेकिन जब एफिशिएंसी की बात आती है तो एपरेंट नहीं, रियल पावर यूज होती है। रियल पावर कैसे लिखी जाती है एपरेंट पावर से, s cos phi। इसीलिए आउटपुट में कितनी पावर जाएगी, वो होगी x, s की जगह x kVA आ जाएगा ना, x kVA cos phi। ये तो है आउटपुट पावर। अगर पावर कंजर्वेशन यूज किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि इनपुट पावर इज आउटपुट पावर प्लस लॉस। ठीक है, आउटपुट प्लस लॉस होती है हमारी इनपुट पावर। अब लॉस में मेनली हमें दो लॉसेस के बारे में बात करनी है, कॉपर और कोर। कोर वाले तो कांस्टेंट है, लोड पे कौन डिपेंड करता है, कॉपर। तो अब हमने आज क्या डिराइव किया था कि PCU इज एक्स स्क्वायर PCU FL। तो मैं क्या कह सकता हूं, इनपुट पावर कितनी होगी, आउटपुट पावर, ये तो डिराइव किया था ना आज, लॉसेस में लिख लो P कोर प्लस एक्स स्क्वायर PCU FL। ये मेरी बात समझ आ रही है। जैसा देखो मैंने अभी बताया भी, एपरेंट पावर होती है V इंटू आई और S रेटेड होगा V इंटू आई रेटेड। तो ये जो S अपॉन S रेटेड है, वोल्टेज हमेशा फिक्स मानोगे, वोल्टेज कटेगी I अपॉन आई रेटेड, और इसी को बोलते हैं X। तो जब मैं कहता हूं हाफ लोड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है वो आधी पावर ले रहा है रेटिंग के मुकाबले। जैसे 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, हाफ लोड का मतलब क्या हुआ, 50 केवीए का लोड है, और हाफ लोड का मतलब यह भी है कि रेटेड करंट के मुकाबले आधा करंट वो ले रहा है। ये बात क्लियर हो रही है। तो हाफ लोड माने हाफ ऑफ द रेटेड करंट, हाफ लोड माने हाफ ऑफ द रेटेड पावर। ये दोनों चीजें आइडेंटिकल हैं क्योंकि वोल्टेज मानी जाती है कांस्टेंट। अब मेरे पास जब इनपुट और आउटपुट दोनों पावर आ गई तो मैं एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, x kVA cos phi। ये जो cos phi है ना, ये लोड का पावर फैक्टर है, जो भी तुम्हारा लोड है, अपॉन आउटपुट पावर तो फिर भी x kVA cos phi रहेगी, प्लस कोर लॉस प्लस एक्स स्क्वायर PCU FL। अब देखो तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो इसे एक्चुअल वैल्यू में सिंप्लीफाई कर लो एक्सप्रेशन को, और चाहो तो एफिशिएंसी पर यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर दोनों से सेम आना चाहिए,
चाहे तो पीयू में और चाहे तो एक्चुअल में। पीयू में कैसे आएंगे देखो, पीयू में अगर आना है तो केवीए से ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दो, एक्स कॉस फाइव। किसी भी पावर को अगर उसकी केवीए रेटिंग से डिवाइड कर दें तो पावर किस में कन्वर्ट हो जाती है, पर यूनिट में। पी कोर इन पीयू प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल इन पी। अभी मैंने ये भी प्रूफ किया था कि फुल लोड कॉपर लॉस पीयू में कितना होता है, वो पर यूनिट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर R01 पीयू। तो ये एफिशिएंसी पर यूनिट के टर्म्स में भी आ सकती है। R01 और R02 पर यूनिट में बराबर होते हैं, तो R01 लिखो या R02, बात एक ही है। तो दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन मत याद करो, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी के लिए, ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। और पर यूनिट में कैसे आओगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को केवीए से डिवाइड कर देना, क्योंकि किसी भी पावर को जब केवीए से डिवाइड करते हैं या उसकी एपरेंट पावर से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स पर यूनिट वैल्यू। पावर के लिए बेस हमेशा कौन सी पावर होती है, एपरेंट या रेटेड एपरेंट पावर, वो हमेशा बेस का काम करती है। अब देखो, जैसा मैंने शुरू में ही बोला था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लॉसेस मिनिमाइज होने चाहिए और एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होनी चाहिए। अब इस पूरे फॉर्मूले के अंदर देखो, एफिशिएंसी दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, लोड के दो पैरामीटर, कौन कौन, एक्स और कॉस फाइव। तो अगला हम बात करेंगे इसके अंदर इस एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के बारे में। तो अब हम बात करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसमें लिखना efficiency depends on two parameters of the load, depends on two parameters of the load, that is x and cos phi, that is x and cos phi। तो दोनों के रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज कर सकते हो। पहले करते हैं with respect to पावर फैक्टर। किसी भी चीज को अगर मैक्सिमाइज करना है तो पहले एफिशिएंसी में लिख लेता हूं एक्स केवीए कॉस फाई। तो एक बार में ना एक ही वेरिएबल मानना, दोनों मत मान लेना कि एक्स और फाई दोनों वेरिएबल हैं। तो अभी फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो फाई को वेरिएबल मानो और x को कांस्टेंट। तो अब मैं क्या कहूंगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इसका डेरिवेटिव फाई के रेस्पेक्ट में 0 आना चाहिए। अब a अपॉन बी का डेरिवेटिव कैसे लेते हो, क्वोशिएंट रूल से। तो ऊपर का डेरिवेटिव माइनस एक्स केवीए साइन फाई मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, यानी एक्स केवीए कॉस फाई प्लस पी कोर प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना है, माइनस एक्स केवीए साइन फाइव। इन दोनों का डेरिवेटिव, इसमें तो कोई फाई की टर्म नहीं है ना, तो इन दोनों का डेरिवेटिव 0 आएगा। अपॉन में क्या आता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। तो डेरिवेटिव को 0 रखना है, ठीक है। अब देखो पहली टर्म क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर केवीए स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो बनेगा, इधर एक्स स्क्वायर केवीए स्क्वायर कॉस फाई साइन फाई। तो दोनों की पहली पहली टर्म सेम है, बट इधर माइनस है और इधर माइनस माइनस है प्लस। तो दोनों की पहली टर्म सेम है, एक माइनस एक प्लस, तो कैंसिल हो जाएगी। तो ये कैंसिल हो गई पहली टर्म। अब देखो इसके बाद बचा क्या, डिनोमिनेटर को जब राइट हैंड साइड ले जाओगे तो 0 में मल्टीप्लाई होके वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है।
तो बचेगा क्या इधर? इधर बच रहा है -x kVA sin phi इंटू पी कोर प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल। अब ये टर्म जीरो तभी हो सकती है जब साइन फाई हो जाए जीरो, या फाई हो जाए जीरो, या पावर फैक्टर क्या हो जाए 1। यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलती है? जब लोड का पावर फैक्टर यूनिटी हो। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या है? लोड सिर्फ कौन सी पावर ले? लोड सिर्फ रियल पावर ले, लोड में कोई रिएक्टिव पावर ना जाए। ये तो नेटवर्क में भी हम लोग जानते हैं कि आइडियल कंडीशन एसी में हमेशा ये होती है, लोड मस्ट बी यूनिटी पावर फैक्टर सो दैट एंटायर पावर इज रियल पावर। तो ये वाला पॉइंट लिखना। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी लोड पावर फैक्टर, for maximum efficiency load power factor must be unity so that load only consumes real power and no reactive power। ठीक है। अब ये तो हुआ डेरिवेशन किसके रेस्पेक्ट में? पावर फैक्टर के। अब हम दूसरा डेरिवेशन देखते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। मैंने बोला ना दो वेरिएबल हैं लोड के रेस्पेक्ट में, एक तो एक्स और एक फाई। तो अब मैं इसमें बात करने वाला हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन डिलीट नहीं कर रहा हूं, सेम ही एक्सप्रेशन यूज होगा ना। अब की बार जब x के रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करना है तो एफिशिएंसी का डेरिवेटिव भी किसके रेस्पेक्ट में लोगे? x। बट अब ना मैं क्वोशिएंट रूल से बचना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, पूरी इक्वेशन में से ना x कॉमन ले लेता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो नीचे क्या बचेगा? देखो इससे ना मेहनत बच जाती है। कभी भी मैक्सिमा मिनिमा लगाना हो ना जहां फ्रैक्शन दे रखा हो, तो वहां क्या किया करो, वेरिएबल को एक जगह ले आओ, या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में। इससे फायदा क्या होता है? अब देखो x जो हमारा वेरिएबल है वो सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो क्वोशिएंट रूल की जरूरत नहीं है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर का यूज करो। तो अब मैं बोलूंगा फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। लेकिन देखो ऐसा सिर्फ तब कर सकते हो जब वेरिएबल या तो सिर्फ न्यूमरेटर में हो या सिर्फ डिनोमिनेटर में। ऐसा तब मत कर देना जब x ऊपर भी और नीचे भी और कह दो मैं डिनोमिनेटर से फंक्शन की वैल्यू निकाल दूंगा। नहीं, हमें अगर मैक्सिमा मिनिमा लगाना है तो वेरिएबल अगर एक जगह है तब उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हो। यहां x सिर्फ डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर ही वेरिएबल है, न्यूमरेटर क्या है? कांस्टेंट। तो जहां डिनोमिनेटर मिनिमम हुआ वहीं एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो मैं ऐसा कह दूं d/dx ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी 0। इससे मेरी मेहनत बच जाएगी। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखो, पहली टर्म में तो x नहीं है तो पहली टर्म का डेरिवेटिव 0, दूसरी में है 1/x, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तीसरी में है x तो इसका डेरिवेटिव, तो यहां से x कितना आएगा अगर सॉल्व करोगे? p कोर बाय PCU/FL। यानी इतना लोड अगर लगा दो तो एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है। x क्या था? x था कि फुल लोड का कितना फ्रैक्शन हम लगाते हैं, और अगर इतना फ्रैक्शन लगाओगे तो एफिशिएंसी होगी मैक्सिमम। तो इसमें लिख लेना if x equal to under root p core by PCU/FL, x equal to under root p core by PCU/FL, fraction of full load is connected to transformer, fraction of full load is connected to transformer
then efficiency is maximum. Then efficiency is maximum. ठीक है। और इसमें एक चीज और देखो, अगर इसी कंडीशन को और थोड़ा समझते तो यहां से क्या कंडीशन पहले बनती, कोर लॉस इज एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल। एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल एक्चुअल में क्या है, कॉपर लॉस। तो हम यहां से ऐसा कह देते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कांस्टेंट लॉस मस्ट बी वेरिएबल लॉस। PCUFL क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस, बट एक्चुअल कॉपर लॉस कितना होता है, एक्स स्क्वायर इंटू PCUFL। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों लॉस बराबर हो जाए। अब अगर यहां से मैक्सिमम एफिशिएंसी लिखोगे नीचे क्या लिखोगे, एक्स KVA cos फाई प्लस पी कोर आता है और एक्स स्क्वायर PCUFL आता है। अभी हमने प्रूफ किया दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों बराबर किसके लिए हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। हमेशा बराबर नहीं होते, दोनों बराबर होते हैं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। और मैक्सिमम एफिशिएंसी में एक्स की वैल्यू क्या डाली जाती है, अंडर रूट पी कोर बाय PCUFL, ये वैल्यू डालोगे। ये क्लियर हुआ कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या फंडा है, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखो, while finding the efficiency, if power factor is not specified, assume unity power factor। इसको मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी वैरी कैसे होती है। एक्स के अगेंस्ट प्लॉट कर रहा हूं। अगर देखो एक्स 0 है, एक्स 0 का मतलब क्या होता है, एक्स क्या होता है कि फुल लोड का कितना हिस्सा तुमने लोड में लगाया है, या लोड इन कंपैरिजन टू रेटेड वैल्यू। एक्स 0 का मतलब है लोड लगा ही नहीं है, ठीक है, या नो लोड की बात हो रही है। जब लोड है ही नहीं तो आउटपुट पावर क्या होगी, 0। एफिशिएंसी होती है आउटपुट बाय इनपुट, तो वो भी क्या होगी, 0। अब ऐसा मत सोचना आउटपुट 0 है तो इनपुट भी 0 होगा। आउटपुट 0 होने पे इनपुट होता है लॉसेस के बराबर, ठीक है। लॉसेस गायब नहीं होते, इनपुट क्या है, आउटपुट प्लस लॉस। जैसे यहीं पे पुट कर लो, अगर x 0 है तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे क्या बचेगा, लॉस। अगर नीचे लॉस बचा तो आउटपुट बाय इनपुट क्या हो गया, 0। तो x 0 रखने पे एफिशिएंसी 0 आती है। लोड बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ती है एक मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बाद कम होने लगती है। ये मैक्सिमा हमें कहां मिलता है, रूट पी माइना आयरन लॉस या कोर लॉस, तो पी कोर को PI भी लिख सकते हो। ये मैक्सिमम यहां मिलता है। अब मान लो ये पावर फैक्टर था 0.6 पावर फैक्टर। अगर 0.8 लोगे, पावर फैक्टर बढ़ने से भी एफिशिएंसी बढ़ती है, बट मैक्सिमा सेम पॉइंट पे आएगा 0.8। और अगर यूनिटी लोगे तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये किस पे है, यूपी। तीनों ग्राफ का मैक्सिमा कहां पे आता है, अंडर रूट PI बाय PCUFL, ठीक है। और पावर फैक्टर बढ़ाने से हर पॉइंट पे एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। यानी लोड कुछ भी लगाओ, एफिशिएंसी पावर फैक्टर बढ़ने के साथ बढ़ती है, और लोड बढ़ने के साथ पहले बढ़ती है और फिर कम होती है। ऐसा मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, हाउ डज द एफिशिएंसी वेरी विद इंक्रीज इन लोड। तो तुम क्या बोलोगे, इट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया।
कि एफिशिएंसी का वेरिएशन कैसा आता है हमारा। आगे चलें। अब अगला हेडिंग डालना, ऑल डे एफिशिएंसी। ऑल डे एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी। ऑल डे एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी। अब देखो क्या होता है, जनरली ट्रांसफॉर्मर को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। पावर ट्रांसफॉर्मर वो होता है जो जनरेटर के पास लगे, और डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो लोड के पास लगे। पावर ट्रांसफॉर्मर का काम है वोल्टेज को स्टेप अप करना ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना कंजम्पशन के लिए। तो क्या होता है, पावर ट्रांसफॉर्मर अक्सर फुल लोड पे चलता है, यानी रेटेड कंडीशन पे, बट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो कि लोड से जुड़ा है, तो लोड बदलने के साथ उसकी पावर बदलती रहती है, उस पे कभी सेम पावर या सेम लोड नहीं मेंटेन किया जा सकता। अब एक चीज सोचो ना, जिस ट्रांसफॉर्मर से सपोज मेरी क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, मैं क्लास का एक एसी अभी बंद कर दूं तो क्या होगा, उस ट्रांसफॉर्मर का लोड बदल गया। क्या मुझे कोई एसी बंद करने से रोक सकता है? क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ये कह सकती है कि नहीं भाई आपको तो चारों एसी पांचों एसी चलाने पड़ेंगे, हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कम चलाने को? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में अपने ऑफिस में क्या चलाते हो ये आपके ऊपर है। यानी जो ट्रांसफॉर्मर लोड को सप्लाई करता है उसका लोड पूरा दिन चेंज होता है। लोड को हम एक्स की टर्म्स में लिखते हैं, और अभी हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखा था, एक्स केवीए कॉस फाई बाय एक्स केवीए कॉस फाई प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर PCUFL। तो देखो एफिशिएंसी एक्स के साथ वेरी होती है ना, यहां भी देख सकते हो एफिशिएंसी एक्स के साथ वेरी होती है। जब पूरा दिन लोड बदल रहा है तो एक्स बदल रहा है, और पूरा दिन एक्स बदलेगा तो बार बार एफिशिएंसी निकाल के कोई फायदा नहीं है। तो ये एफिशिएंसी का यूज कहां होगा, जहां एक्स कांस्टेंट रहे, ताकि एक एफिशिएंसी की वैल्यू सिस्टम की एफिशिएंसी बता दे, और जहां एक्स बार बार बदलेगा ये वैल्यू किसी काम की नहीं रहेगी। तो वहां हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ऑल डे एफिशिएंसी। तो इसमें लिखना, पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड, पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड आफ्टर generating station to step up the voltage before transmission and usually operate at full load, that is x equal to 1, that is x equal to 1। अगला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर डायरेक्टली सप्लाइज द लोड, so the load on distribution transformer varies throughout the day, and hence x is variable, so efficiency will vary throughout the day, and hence we define all day efficiency
all day efficiency for 24 hours since distribution transformer works for 24 hours a day, अब ये एनर्जी एफिशिएंसी या ऑल डे एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये होती है एनर्जी की टर्म्स में। अभी पावर ले रहे थे ना, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। एनर्जी आउटपुट इन किलोवाट आवर बाय एनर्जी इनपुट इन किलोवाट आवर। अब जो एनर्जी इनपुट है ये होगी एनर्जी आउटपुट प्लस एनर्जी लॉस। अब ये एनर्जी लॉस कैसे निकलती है? ये कोर और कॉपर दोनों की वजह से वेरी करती है। अब कोर लॉस की एनर्जी कैसे निकालते हो? कोर लॉस कांस्टेंट है तो ये सिंपली हो जाता है पी कोर इंटू 24 आवर की बात हो रही है ना, और कॉपर वेरिएबल होता है तो इसमें कॉपर लॉस का एक तरह से इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो इंटीग्रेशन नहीं करते, ऐसा होता है जैसे मान लो कि कॉपर लॉस अभी है 2 किलोवाट 6 घंटे के लिए, तो कितनी एनर्जी हुई? 2 इंटू 6 यानी कि 12 किलोवाट आवर। अगले 6 घंटे के लिए 3 है तो 3 इंटू 6 18, तो टोटल कितना हुआ? 12 प्लस 18। यानी अलग अलग टाइम पे जब कॉपर लॉस अलग अलग होगा तो बार बार एनर्जी निकाल के ऐड करनी पड़ेगी। वहीं कोर लॉस में डायरेक्टली जो भी कोर लॉस है वो फिक्स रहेगा, उसमें सीधा 24 मल्टीप्लाई कर देना, बट कॉपर लॉस में 24 मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सकती है, तो जब इसका क्वेश्चन देखोगे प्रॉब्लम वीडियो के अंदर ना, तब आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, बट अभी के लिए बस इतना जान लो कि कोर लॉस में सीधा 24 मल्टीप्लाई करते हैं और कॉपर लॉस जिस टाइम पे या जिस ड्यूरेशन के लिए जितना है उसमें वही ड्यूरेशन मल्टीप्लाई करते हैं। 6 घंटे के लिए 2 है तो 2 इंटू 6, अगले 6 के लिए 3 है तो 3 इंटू 6, अगले 6 के लिए 0 है तो 0 इंटू 6, और अगले 6 में 5 है तो 5 इंटू 6। तो इन चारों को सम करोगे तो 24 घंटे का कॉपर लॉस आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ऑल डे एफिशिएंसी। और इसको कहां डिफाइन करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और पावर ट्रांसफार्मर में नॉर्मल एफिशिएंसी। तो याद क्या रखना है? देखो, लॉसेस के फॉर्मूले पता होने चाहिए, आयरन लॉस, कॉपर लॉस। ठीक है, फिर ये भी पता होना चाहिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला, और ये भी मालूम होना चाहिए पर यूनिट में कैसे निकालते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने बता रखा है कि फुल लोड कॉपर लॉस पीयू के अंदर कितना होता है? आर पीयू के बराबर। जो रेजिस्टेंस है वही क्या है? फुल लोड कॉपर लॉस। इसके अलावा ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला ध्यान रखना, एनर्जी आउटपुट बाय एनर्जी इनपुट। इसका क्वेश्चन काफी रेयर आता है बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एफिशिएंसी के अंदर इतना ही। एफिशिएंसी पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद लॉसेस और एफिशिएंसी ये तुम्हारा साथ में क्लियर हो जाएगा। तो अब हम जो अगला पैरामीटर डील करेंगे वो हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के दूसरे पैरामीटर की वोल्टेज रेगुलेशन। बट एफिशिएंसी के लिए इतने कॉन्सेप्ट्स आपके सफिशिएंट हैं। ये ग्राफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए रेलिवेंट है। थैंक यू।